1998 के दूसरे हिस्से की बात है। मैंने एक प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ली थी, जहां ब्लॉक्स बनाए जाते थे। मैं आमतौर पर 3 शिफ्ट्स में से किसी एक पर काम करता था। 4 बजे से 12 बजे, 7 बजे से 3 बजे, 12 बजे रात से 8:30 बजे, सुबह 7:30 शाम से रात की शिफ्ट एक्स्ट्रा कवरेज के लिए होती थी, ताकि 7:30 शाम से रात 12 बजे तक 2 गार्ड्स मौजूद रहें। यह नौकरी काफी रूटीन और बोरिंग थी। हमारा काम राउंड लगाना, किसी असामान्य चीज को लॉग करना और छोटे से सीसीटीवी मॉनिटर पर फीड देखना था। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। मैंने काम किया, पैसे बचाए, एक कार खरीदी और 1999 के मार्च के अंत तक दूसरी जगह शिफ्ट होने की योजना बनाई। जब मैंने 1999 के मार्च के अंत तक दूसरी जगह शिफ्ट होने की योजना बनाई, नोटिस दिया तो मेरी जगह भरने के लिए एक नए व्यक्ति को रखा गया। उनका नाम कैल्विन था। कैल्विन को ट्रेनिंग के तहत तीनों शिफ्ट्स में काम कराया गया, खास तौर पर रात की शिफ्ट में। वह अक्सर मेरे और अमीरा नाम की एक फीमेल गार्ड के साथ काम करते थे, जो मेरी उम्र की थी। मैं उस समय 18 साल का था और कैल्विन हमसे करीब 10 साल बड़ा था। कैल्विन काफी शांत और विनम्र था, लेकिन उसमें कोई कमी सी लगती थी। आमतौर पर अच्छे और दयालु लोगों में जो चमक होती है, वह उसमें नहीं दिखती थी। जब वह मेरे साथ राउंड पर जाता था तो वह काम के बारे में सवाल पूछता और छोटी छोटी बातें करता। मैंने महसूस किया कि वह थोड़ा अजीब था। कभी कभी गलत समय पर हंसता था और अपनी बातों का टोन अचानक बदल लेता था। मैंने इसे उसकी सोशल ऑकवर्डनेस मानकर इग्नोर कर दिया। एक रात अपने पहले हफ्ते के अंत में कैल्विन अमीरा के साथ राउंड पर गया। जब वे ऑफिस लौटे तो मुझे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। अमीरा, जो आमतौर पर बहुत बातूनी थी, एकदम चुपचाप थी। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। जब कैल्विन बाथरूम गया तो मैंने अमीरा से पूछा। अमीरा ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल था जब तक वे ब्रास मिल नाम के प्लांट के एक हिस्से में नहीं पहुंचे। यह हिस्सा सुबह 6 बजे बंद हो जाता था और वहां कोई कर्मचारी नहीं होता था। लाइट्स भी बंद रहती थीं। वे सीढ़ियों के ऊपर एक लैंडिंग पर बने चेक पॉइंट की ओर जा रहे थे जब माहौल अचानक बदल गया। अमीरा ने बताया कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कैल्विन उसके एकदम पास खड़ा था। वह चौंक गई और ग्रेटिंग के पास जाकर रुक गई। तभी कैल्विन उसके करीब झुक गया। उसका चेहरा अमीरा के चेहरे के लगभग पास था। उसने बहुत धीमी आवाज में कुछ फ्लर्टिंग जैसा कहा। जब अमीरा ने उसकी शादी की अंगूठी का जिक्र किया तो उसने जवाब दिया, "यह सब जल्द खत्म होने वाला है।" उस घटना के बाद मैंने फैसला किया कि मैं ही राउंड पर जाऊंगा और कैल्विन को अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बाद कोई और घटना नहीं हुई। मैंने हमारे सुपरवाइजर को इस बारे में एक नोट छोड़ दिया। अगली रात कैल्विन ड्यूटी पर नहीं आया। मैंने राउंड्स की, जबकि अमीरा ऑफिस में रही। मेरी दूसरी आखिरी शिफ्ट पर मैं आया तो देखा कि अमीरा काफी डरी हुई थी। उसने बताया कि उसने कैल्विन के गायब होने का कारण पता किया। कैल्विन को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने अपनी पत्नी के शरीर को टुकड़ों में काटा और जला दिया था। शरीर के हिस्सों को प्लांट से 1 मील दूर एक तालाब में फेंका गया था। अमीरा ने जेल कॉल करके यह कंफर्म किया कि वह अभी भी हिरासत में है। जांच के दौरान पता चला कि उसने अपनी पत्नी को कई महीनों पहले ही मार डाला था, उससे पहले कि वह नौकरी पर आया था। यह घटना न केवल चौंकाने वाली थी, बल्कि डरावनी भी। नीचे घटना से संबंधित एक आर्टिकल का लिंक दिया गया है। यह कहानी मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं घटी, बल्कि मेरी 2 कजिन्स के साथ हुई थी। उन्होंने मुझे इसे साझा करने की अनुमति दी है, इसलिए मैं इसे उनकी दृष्टि से लिख रही हूं। मेरा नाम लिया है। यह घटना अप्रैल 2016 की है। उस समय मेरी उम्र 29 साल थी। मैं अटलांटा, जॉर्जिया में रहती हूं। उस साल मेरी कजिन, जिसे मैं यहां केट कहूंगी, और मैंने कैरेबियन में एक छुट्टी बिताने की योजना बनाई। हम लोकप्रिय पर्यटन स्थलों जैसे बहामास, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक या प्यूर्टो रिको जाने के बजाय कुछ नया और शांत तलाशना चाहती थीं। इसी तलाश ने हमें डोमिनिकास नामक एक छोटे और कम प्रसिद्ध द्वीप तक पहुंचा दिया। डोमिनिका गुआदेलूप और मार्टिनिक के बीच स्थित है, जिसकी आबादी लगभग 72,000 है। हमने राजधानी से 30 मिनट की दूरी पर स्थित एक सुदूर क्षेत्र में एक खूबसूरत एयरबीएनबी बुक किया।
हमारी यात्रा के शुरुआती 2 सप्ताह शानदार गुजरे। हमने एक कार किराए पर ली थी और हमारा एयरबीएनबी बिल्कुल सही था क्योंकि यह समुद्र तट के पास स्थित था। हम दोनों ने द्वीप की खूबसूरती को निहारा, झरनों की सैर की और अपने ठहरने वाले गांव के कुछ स्थानीय निवासियों से दोस्ती भी कर ली। यह वही सुकून भरा पल था जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन तीसरे हफ्ते के दूसरे दिन एक भयानक घटना ने हमारी यात्रा को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दोपहर हमने कहीं बाहर न जाने और पास के समुद्र तट पर समय बिताने का फैसला किया। गांव के स्थानीय लोगों के साथ समय बिताना सुखद था। शाम होते होते जब सभी लोग अपने घरों को लौटने लगे, केट ने एयरबीएनबी वापस जाने का सुझाव दिया। हालांकि मैं कुछ समय और अकेले बिताने के लिए वहीं रुकने का मन बना चुकी थी। शांत लहरों की आवाज सुनते हुए मैं समुद्र तट के पास लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद मुझे नींद आ गई क्योंकि जब मैंने आंखें खोलीं तो चारों ओर अंधेरा छा चुका था। मैंने तुरंत लौटने का फैसला किया। जब मैं एयरबीएनबी पहुंची और दरवाजा खोलने के लिए अपनी चाबी निकाल रही थी, तभी झाड़ियों से 2 नकाबपोश आदमी निकले। वे अचानक मुझ पर बैटन से हमला करने लगे। उनमें से एक ने मुझ पर एक पत्थर फेंका जिससे मैं नीचे गिर गई और दर्द में चिल्लाने लगी। मेरी चीख सुनकर केट बाहर आई और मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों उस पर भी भारी पड़ गए। इसके बाद वे दोनों अंदर घुस गए और एयरबीएनबी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने यह सब देखा और तुरंत मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक वे दोनों नकाबपोश लोग भाग चुके थे। वे मेरा लैपटॉप, फोन और वॉलेट ले गए थे। शुक्र है कि हमारे पासपोर्ट सुरक्षित रहे। हम दोनों बुरी तरह से घायल हो चुकी थीं। मुझे लग रहा था कि मैं किसी भी पल बेहोश हो जाऊंगी। कुछ समय बाद पुलिस वहां पहुंची। हमें प्राथमिक चिकित्सा दी गई और हमने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस भी हैरान थी क्योंकि डोमिनिका आमतौर पर सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों में से एक है। गांव के 2 स्थानीय लोग हमें राजधानी रोजो के अस्पताल लेकर गए। हमारी चोटें इतनी गंभीर थीं कि हमें कई दिनों तक अस्पताल में रुकना पड़ा। इसके अलावा हमें अपनी वापसी की फ्लाइट भी रीस्केड्यूल करनी पड़ी। शुक्र है कि हम इस भयावह अनुभव से जीवित बच गए। हालांकि यह घटना हमें हमेशा के लिए भीतर तक झकझोर कर चली गई। जहां तक मुझे पता है, उन हमलावरों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। यह सब होने के बावजूद डोमिनिका के प्रति मेरी भावनाएं सकारात्मक बनी हुई हैं। मैं भविष्य में वहां लौटने की इच्छा रखती हूं, लेकिन अगली बार मैं पहले से कहीं अधिक सतर्क और सावधान रहूंगी। दो साल पहले की बात है जब मैं, मेरे हस्बैंड और हमारी 2 साल की बेटी टेनेसी मूव हुए थे एक नई शुरुआत के लिए। सफर लंबा था और हम थक के चूर थे। बस मैट्रेसेस निकालकर लेटने का मन कर रहा था। मेरे पेरेंट्स, जो वहां के लोकल्स थे, हमारी मदद कर रहे थे सामान अनलोड करने में। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लोग एक एक करके बाहर आ रहे थे नए पड़ोसियों से मिलने के लिए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक बेन नहीं आया। पहली नजर में ही उसने मुझे अनईजी फील करवा दिया। उसका कोल्ड स्टेयर और अजीब बिहेवियर मेरे अंदर एक अजीब सा डर छोड़ गया। हमारी बेटी, जो हर वक्त स्ट्रेंजर्स के साथ हंसमुख रहती थी, उसके लिए यह पहली बार था कि वो किसी के पीछे छुप गई। मेरे हस्बैंड के पैर के पीछे से झांकते हुए उसकी आंखों में सिर्फ डर था। स्मॉल टॉक के बहाने बेन कुछ देर हमारे आसपास रहा, लेकिन हमने उसे इग्नोर कर दिया और अपने काम में लगे रहे। बाद में मेरे डैड ने एक बात बताई जो मेरे स्पाइन तक ठंडी लहर बन के चली गई। बेन तुम्हारी बेटी को घूर रहा था, उन्होंने कहा। जब उन्होंने बेन को रोका और डायरेक्टली पूछा तो उसने सब डिनाई कर दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उसे वहां से चले जाने को कहा। उस रात जब हम अपना सामान सेट कर रहे थे तो रात के 10:30 पर दरवाजे पर नॉक हुआ। मैंने सोचा पिज्जा डिलीवरी होगी तो मेरे हस्बैंड ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने बेन खड़ा था। उसका इतने लेट आना वैसे ही अजीब लग रहा था। उसने पूछा, क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है? उसकी आंखें और टोन कुछ अलग ही चीज बता रही थीं। हम कुछ रिस्पॉन्ड करते तब तक उसने सिगरेट मांगना शुरू कर दिया। जब हमने बोला कि हम स्मोक नहीं करते तो उसका चेहरा डार्क हो गया। एकदम से चिल्लाने लगा, वॉल्स पर जोर जोर से हाथ मारने लगा। उसका गुस्सा देख के मेरी सांस रुकने लगी थी। अच्छे नसीब से लैंडलॉर्ड ने इंटरवीन किया और बेन को वहां से भगाया।
लैंडलॉर्ड ने उसके बारे में एक बात कही जो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। बेन को मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन जब तक वो अपनी मेड्स लेता है तब तक वो हार्मलेस होता है। हार्मलेस? उसकी आंखों में एक अजीब सी चीज़ थी जो मुझे बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं लग रही थी। उसके बाद भी हमने उस बात को इग्नोर करने की कोशिश की और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन बेन का डरावना साया छुप के हमारे आस पास ही था। मुझे लेट शिफ्ट्स करनी पड़ती थी और रात को जब घर लौटती थी तो अक्सर बेन को बिल्डिंग के बाहर खड़ा देखती थी। वो मुझे देखता रहता, एक अजीब सी स्माइल के साथ। वो हमेशा सिगरेट मांगता और मैं हमेशा मना करती थी। मेरे हस्बैंड के साथ भी ये डेली रूटीन बन चुका था। उसका क्रीपी प्रेजेंस मेरे अंदर एक परमानेंट फियर बन चुका था। एक दिन जब हम अपनी बेटी के साथ पार्क जा रहे थे तो बेन हमें अप्रोच करता है। उसने पूछा, मैं तुम्हारे साथ चलूं? मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छा हूं, तुम मुझे अपनी बेटी के साथ अकेले भी छोड़ सकते हो। उसका यह कहना था कि एक मोमेंट के लिए तो मेरी बॉडी फ्रीज हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि पहले रिएक्शन क्या हो। मेरे हस्बैंड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन तब तक बेन वहां से निकल गया। एक और दिन जब हम पार्क से वापस आए तो बेन हमारे पार्किंग स्पॉट में बैठा था। मैं इंश्योर कर रहा था कि कोई और यहां पार्क न करे, उसने कैजुअली कहा। फिर वो हमारी बेटी के पास गया और उसे हग करने की कोशिश की। हमारी बेटी का स्क्रीम अब तक मेरे कानों में गूंजता है। उसने मुझे टाइटली पकड़ लिया, जैसे वो दुनिया के सबसे बड़े डर से बच रही हो। हमने लैंडलॉर्ड को बेन के बारे में रिपोर्ट किया, लेकिन हमेशा वही सेम एक्सक्यूज मिला, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, वो हार्म नहीं करेगा। पर मैं हर रात सोचती थी, अगर वो एक दिन हार्म करे तो क्या होगा। आखिरी रात सबसे डरावनी थी। मेरा हस्बैंड काम के लिए आउट ऑफ टाउन था और मेरी बेटी मेरे पेरेंट्स के साथ थी। मैं घर आई और रिलैक्स करने के लिए वीडियो गेम खेलना शुरू किया। रात के करीब 10 बजे डोर पे नॉक हुआ। उस टाइम कोई आता तो पहले कॉल करता या मैसेज। दरवाजे के पास जाने ही वाली थी कि एकदम से नॉब वायलेंटली हिलने लगा। दरवाजा खोलो, वो चिलिंग वॉइस बेन की थी। वो इतनी ज्यादा जोर से डोर तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि मुझे लगा वो अंदर घुस ही जाएगा। मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को फोर्स किया। मैं किचन गई, सबसे शार्प नाइफ उठाया और क्लोजेट में छुप गई। वहां छुप के मैंने 911 डायल किया। पुलिस सायरन्स की आवाज सुन के थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन तब तक मेरे अंदर का डर मुझे पूरा कंज्यूम कर चुका था। जब मैंने क्लोजेट से बाहर देखा तो पुलिस बेन को ग्राउंड पर पिन किए हुए थी। लेकिन शॉकिंग बात यह थी, हमारा लैंडलॉर्ड पुलिस से आर्ग्यू कर रहा था और बेन के सपोर्ट में था। जब उसने एक कॉप को पुश किया तो पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। बाद में पता चला कि बेन एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर था। लैंडलॉर्ड को सब कुछ पता था, लेकिन बेन के फैमिली के ब्राइब की वजह से वो उसे रहने दे रहा था। और बेन, वो ये क्लेम कर रहा था कि हमारी बेटी उसकी है और हमने उसे किडनैप किया है। उसकी बातें एक प्योर साइको की तरह थीं। बेन को किसी इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया और लैंडलॉर्ड टाउन से भगा दिया गया। हमें 3 महीने का फ्री रेंट ऑफर किया गया, लेकिन अब तक हमारे ट्रस्ट और पीस ऑफ माइंड काफी हद तक डैमेज हो चुके थे। आज हम एक नए घर में रहते हैं। हमारी बेटी फिर से बाहर खेलती है बिना किसी डर के। लेकिन उस रात की वो आवाज, बेन का चिल्लाना, वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश, वो याद अब तक मेरे नाइटमेयर्स का हिस्सा है। उन्नीस की सर्दियों की रात थी, जब मेरी मां सिर्फ 14 साल की थी। चीन के एक छोटे से शहर में ठंडी हवा उनके कपड़ों के बीच से होती हुई उनकी त्वचा को छू रही थी। पूरी जमीन बर्फ की मोटी चादर से ढकी थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। वह अपनी क्लास से वापस घर लौट रही थीं, अकेली। क्या कोई और भी था जो उस सुनसान बाजार में उनके पीछे चल रहा था? 10 बजे के करीब जब वह बस से उतरी, अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। यहाँ की गलियां और सड़कें ऐसी थीं कि बहुत कम जगह पर ही लाइट थी। बर्फ और अंधेरा ऐसा था जैसे पूरी दुनिया उन्हें निगल लेना चाहती हो, मगर वह अपने घर का रास्ता अच्छे से जानती थी। जब वह एक पुरानी सुनसान मार्केट प्लेस से होकर अपने अपार्टमेंट की ओर जा रही थी, तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। शुरू में उन्होंने इसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे यह एहसास गहराता गया। उन्हें अपने पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और फिर अचानक दूसरी आवाज़ आई।
उससे भी तेज और करीब। क्या कोई और था जो उनकी ही तरह इस सुनसान जगह से गुजर रहा था, या क्या कोई था जो उनका पीछा कर रहा था? उन्होंने रुककर ध्यान से सुना, मगर कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने सोचा, शायद कोई और छात्र होगा जो उनके ही रास्ते पर जा रहा हो। लेकिन फिर भी उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। फिर उनकी सुनसान मार्केट प्लेस में दौड़ती हुई आवाज सुनाई दी। उन्होंने तेजी से भागना शुरू किया, पर बर्फ में दौड़ना बहुत मुश्किल था। वह कितनी ही तेजी से भागती, मगर पैरों के नीचे की बर्फ उन्हें बार बार रोक देती थी। तभी उन्होंने पीछे एक बार फिर देखा। वह आदमी जो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था, सिर से पैर तक खाली हाथ था। उसके चेहरे की पहचान करना मुश्किल था, क्योंकि उस समय वहां कोई लाइट नहीं थी। मगर उसकी कदकाठी, उसका घूरता हुआ अजनबी चेहरा और उसके हाथ में एक बड़ा लकड़ी का सरिया, क्या वह उनके लिए खतरा था? उनकी रफ्तार और तेज हो गई, लेकिन बर्फ की मोटाई और उनके डर ने उन्हें कमजोर कर दिया। तब उन्होंने फिर एक बार देखा। अंधेरे में उस आदमी का खतरनाक अंदाज था। क्या वह सचमुच उनके पीछे था? उनके जीवन के लिए खतरा था वह। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर था और पास ही उन्हें कुछ हल्की रोशनी दिखी। अब बाजार की किसी पुरानी दुकान के पास एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर वहीं की ओर दौड़ लगाई। फिर उनकी नज़र सड़क के उस सिर पर पड़ी जहां एक ढलता हुआ लैंप था। क्या उन्हें वहां कोई मदद मिल सकती थी? क्या वह सही दिशा में भाग रही थी? लेकिन उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उम्मीद भी टूटने लगी थी। तभी दूर से एक जवान जोड़ा उनकी ओर बढ़ता हुआ नजर आया। उनकी तेज ठंडी आवाज ने उन तक पहुंचने का रास्ता बना दिया। क्या वह उनका आखिरी सहारा था? क्या वे उन्हें सुरक्षित बचा पाएंगे? उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उस जोड़े की ओर दौड़ लगाई और जाकर गिर गईं। उन्होंने हांफते हुए कोशिश की कि सब कुछ जल्दी से जल्दी बता दें, मगर उनकी हालत इतनी बुरी थी कि उनकी बात पूरी समझ में नहीं आ रही थी। क्या कोई उन्हें सच में समझ पाएगा? क्या वह उन्हें उस खतरनाक आदमी से बचा पाएंगे? उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया, मगर वह व्यक्ति तो गायब हो गया था। उस दिन के बाद से मेरे नाना हर दिन बस स्टॉप पर मेरी माँ का इंतजार करने लगे। क्या अब वह सच में कभी अकेली घर जाएंगी? क्या वह हमेशा ऐसे सुरक्षित रहेंगी? आज भी जब मेरी माँ उस मार्केट प्लेस के बारे में सोचती हैं, तो उनके दिल में वही डर भर जाता है। क्या वह उस व्यक्ति के बारे में कभी जान पाएंगी? क्या वह कभी नहीं लौटेगा? ये कहानी 1990 के शुरुआती दिनों की है। मैं उस वक्त 10 या 11 साल की थी। मेरा परिवार और मैं कैंसस सिटी के पास एक गांव के इलाके में रहते थे। आज का ये इलाका उस समय के मुकाबले बिल्कुल अलग है। तब ये एक बिल्कुल देहाती जगह थी। हम जिस रोड पर रहते थे वो एक ग्रेवल रोड थी और उस पर ट्रैफिक बहुत कम होता था। ज़्यादातर वही लोग उस रोड पर आते जाते थे जो वहीं रहते थे। हमारी स्ट्रीट पर बस कुछ ही घर थे। हमारे घर के सामने एक बड़ा कॉर्नफील्ड था और रोड के पास कुछ पेड़ भी थे। मेरी उम्र की कुछ और लड़कियां और लड़के मेरे स्ट्रीट पर रहते थे और हमने डिसाइड किया कि एक ट्री हाउस या फोर्ट बनाएंगे। हर दिन मैं अपने घर के सामने कॉर्नफील्ड के पास होती थी और मेरे दोस्त मेरे घर आते और फिर हम मिलकर अपने फोर्ट में खेलते। ये सीन स्टीफन किंग के 1990 के टीवी मिनी सीरीज इट के एक सीन जैसा था, जिसमें लूजर्स क्लब एक डैम बनाते हैं। एक दिन मैं और मेरी एक दोस्त कॉर्नफील्ड के पास खेल रही थीं। तब हमने देखा कि एक छोटी सी नीली कार हमारे रोड पर बहुत धीरे चल रही थी। हमारे ग्रेवल रोड पर लोग वैसे भी धीरे चलते थे, लेकिन ये कार तो हद से ज़्यादा धीरे थी। इसका ड्राइवर हर बार अपने विंडो से देखते हुए हमें घूर रहा था। उस दिन मैंने उस कार को 2 या 3 बार आते जाते देखा, लेकिन मुझे लगा शायद वो हमारे प्ले हाउस के बारे में क्यूरियस है या फिर लॉस्ट हो गया होगा और डायरेक्शंस पूछने की सोच रहा होगा। कुछ देर बाद मेरी दोस्त घर चली गई और मैं वहीं अकेली रह गई। थोड़ी देर बाद वहीं नीली कार वापस आई, लेकिन इस बार वो रुकी। ड्राइवर ने मुझे कुछ देर तक घूरा। तब मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मुझे पता था कि स्ट्रेंजर्स से दूर रहना चाहिए। मेरे मन में मेरे डैड की बात गूंज रही थी, अगर कोई स्ट्रेंजर तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे तो जितनी जोर से भाग सकती हो भागो और चिल्लाओ। मैं सोचने लगी कि अगर मुझे भागना पड़े तो किस दिशा में भागूं? कॉर्नफील्ड की तरफ भागना मतलब 1 मील तक सिर्फ फील्ड ही फील्ड। अगर मैं अपने घर की तरफ भागती
तो मुझे रोड क्रॉस करनी पड़ती और उस क्रीपी आदमी के पास से गुजरना पड़ता। ये सोचकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा। तब मैंने देखा कि वो आदमी कार के अंदर कुछ उठाने के लिए झुक रहा था। मैंने नहीं देखा कि उसने क्या उठाया, लेकिन मेरे अंदर एक इंट्यूइशन था कि अगर मैंने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो कुछ गलत हो जाएगा। उस आदमी ने अपनी कार का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और मुझे समझ आ गया कि मुझे अभी भागना होगा। मेरे डैड घर पर ही थे, तो मैंने उनके पास भागने का फैसला किया। मैं रोड के साइड भागने लगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें उसकी कार का मुंह था। मुझे कॉर्नर ऑफ माई आई से दिख रहा था कि उस आदमी ने अपना दरवाज़ा बंद किया और कार को रिवर्स में डाला। अगर मैं एक सेकंड भी लेट होती तो शायद उस कार का ट्रंक मुझे लग जाता। मैं रोड क्रॉस करके अपने घर की तरफ भागी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे डैड तुरंत घर के बाहर आए। जब तक मैं उन्हें उस आदमी और उसकी कार के बारे में बताती, तब तक वो वहां से भाग चुका था। ग्रेवल रोड के ऊपर बस उसकी कार के पीछे उठती हुई धूल दिख रही थी। उस रात मुझे एक नाइटमेयर आया। मैं एक एंडलेस ग्रेवल रोड पर भाग रही थी, पसीना पसीना और डर के मारे। मैं पीछे मुड़कर देखती और वही नीली कार मेरे पास आती जा रही थी। मैं चिल्लाते चिल्लाते उठ गई। मेरे पेरेंट्स को जगाना पड़ा क्योंकि मैं नींद में चिल्ला रही थी। कुछ दिन मुझे उनके रूम में सोना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो नाइट टेरर्स बंद हो गए। ये बात अब 20 साल पुरानी है, लेकिन मुझे आज भी वो दिन क्लियरली याद है। मुझे पूरा यकीन है कि वो आदमी एक मॉन्स्टर था, वही जिसके बारे में पेरेंट्स अपने बच्चों को वार्न करते हैं। अगर मैंने उस दिन भागने का नहीं सोचा होता तो शायद मैं आज सिर्फ एक मिसिंग चाइल्ड स्टैटिस्टिक होती। मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब 90 के मिसिंग किड्स की स्टोरीज सुनती हूँ, कि शायद उनमें से कुछ केसेस का कनेक्शन उस आदमी और उसकी नीली कार से हो। शायद मुझे कभी इसका पता न चले, लेकिन मैं अब समझ गई हूं कि मेरे डैड ने मुझे क्यों कहा था कि भागो और चिल्लाओ। मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाना जरूर चाहूंगी।